हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जय सैनिक क्लासेज में। तो आज हमारा जो यांत्रिकी है उसमें हमारा पार्ट 4 शुरू होने जा रहा है। तो यदि आप सभी को हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी कमी महसूस हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें तुरंत बताएं ताकि हम उसमें और अच्छा सुधार करने का प्रयास कर सकें। तो आज हम देखते हैं कि जो हमारा पार्ट 4 में हम बलों के प्रकारों के बारे में देख रहे थे। तो बलों के प्रकार के बारे में हमने देखा था कि इसमें पहला बल होता है वो गुरुत्वीय बल होता है। और गुरुत्वीय बल हमने देखा था कि यह दो द्रव्यमान पिंड m1 व m2 के मध्य यदि हम दो द्रव्यमान पिंडों को यदि हम r दूरी पर रख रहे हैं तो उनके मध्य जो बल लगेगा वो गुरुत्वीय बल लगेगा। और गुरुत्वीय बल जो होता है वो m1 और m2 या दोनों द्रव्यमान जो पिंड है उनके गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनकी जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था कि जो कूलाम बल होता है सेकंड नंबर का, तो उसमें क्या हो रहा था कि हमने दो आवेश थे उनको r दूरी पर रखे थे Q1 में Q2 आवेश को, तो उनके मध्य जो बल लग रहा था वो कूलाम बल लग रहा था जिसे हमने Fc से प्रदर्शित किया था। तो जो कूलम बल होता है वो दोनों आवेशों के तो क्या होता है गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके मध्य जो दूरी होती है उसके वर्ग के वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम उसमें जैसे समान आवेश ले रहे थे तो उनके मध्य क्या हो रहा था, उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लग रहा था। जबकि जब हम असमान जब आवेश ले रहे थे तो उनके मध्य हमें आकर्षण प्रकृति का बल लग रहा था। तो इसके बाद हम तीसरे नंबर का जो हमारा बल है वो हमारे पास चुंबकीय बल है। इस पे आज हम चर्चा करते हैं। तो जो चुंबकीय बल होता है यह चुंबकीय बल चुंबक के दो ध्रुव होते हैं N और S, इनके मध्य यह लगता है। यदि हमने चुंबक के दो ध्रुव समान ले लिए हैं S S तो उनके मध्य क्या होगा, हमें वहां पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, वो एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे। यदि हम जैसे असमान ध्रुव ले रहे हैं N और S तो यह दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित करेंगे। तो ये चुंबकीय बल है, यह चुंबक के ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसे हम क्या कहते हैं चुंबकीय बल कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसके बाद हमने अभी देखा था कि जो समान ध्रुव है जैसे हमने यहाँ पर ले रहे हैं N और N, यहाँ पर दो ध्रुव लिए हैं, ये कैसे हैं हमारे पास समान प्रकृति के हैं। तो यदि समान प्रकृति के हमारे पास है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे एक दूसरे की ओर प्रतिकर्षित करेंगे। और यदि हमने एक M लिया है और एक S लिया है तो यह अपनी ओर यह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इनमें आकर्षण प्रकृति का बल लगेगा, यह वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो विपरीत ध्रुवों के मध्य क्या होता है आकर्षण होता है, जबकि समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बल पे देखते हैं कि जो हमारा चौथे नंबर का जो बल आता है वो वैन डर वाल्स बल आता है, कोवेलिएंट फोर्स। तो जो वैन डर वाल्स जो बल होता है यह हमारे पास एक दुर्बल प्रकृति का बल होता है। और दुर्बल प्रकृति जैसे गैसों में जब गैसों के मध्य बहुत ही दुर्बल बंध पाया जाता है जिससे उनके अणुओं को आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो जो वैन डर वाल्स जो बल होता है वो एक प्रकार का दुर्बल या कमजोर प्रकृति का यह बल होता है, गैसों अथवा अणुओं के मध्य यह पाया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिए O2 गैस लिए, नाइट्रोजन, हीलियम, Hg आदि यहाँ पर हमने गैस लिए या अणु लिए हुए हैं। तो इनके मध्य जो हमारे पास जो बंध पाया जाता है या बल पाया जाता है वो हमारे पास कौन सा बल पाया जाता है वैन डर वाल्स बल पाया जाता है। यह सबसे कमजोर प्रकृति का हमारे पास बल होता है और इसे तोड़ने के लिए हमें बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट अगले जो हमारा जो 5 नंबर का जो बल है वो नाभिकीय फोर्स है। और नाभिकीय फोर्स होता है यह नाभिक के केंद्र में उपस्थित, तो जो परमाणु के नाभिक में लगने वाला जो बल होता है यह नाभिकीय बल कहलाता है। और ये नाभिकीय जो बल होता है यह सबसे प्रबल प्रकृति का बल होता है, यह आसानी से नहीं टूटता है। तो यह जो सबसे जो
प्रबल प्रकृति का जो बल होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, नाभिकीय बल होता है, जो नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य पाया जाता है। यह नाभिक है इलेक्ट्रॉनों को निश्चित दूरी पर यह बांधे रखने का प्रयास करता है। तो जो नाभिकीय बल है यह सबसे कम दूरी पर लगने वाला यह बल होता है। जो सबसे कम दूरी पर जो बल लगता है वो प्रबल प्रकृति का बल होता है। और यदि हमसे सबसे कम दुर्बल प्रकृति का बल पूछा जाए तो वो हमारे पास होता है वान डेर वाल बल, जो सबसे दुर्बल होता है। और यह किस में पाया जाता है, यह गैसों व अणुओं में यह पाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि परमाणु में कौन से प्रकार का बल पाया जाता है तो परमाणु में नाभिकीय बल पाया जाता है, जो नाभिक व इलेक्ट्रॉनों के मध्य उपस्थित होता है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि बलों का क्या क्रम होता है, सबसे प्रबल प्रकृति का बल कौन सा होता है। तो बलों के क्रम में हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो सबसे प्रबल प्रकृति का जो बल आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है नाभिकीय बल। अभी हमने देखा था कि नाभिकीय बल सबसे प्रबल प्रकृति का होता है और यह कम दूरी पर लगता है। इसके बाद इसमें जो दूसरे नंबर पर आता है इससे प्रबल वो चुंबकीय बल होता है। चुंबकीय बल भी जो नाभिकीय बल के बाद यह प्रबल प्रकृति का होता है, दूसरे नंबर का। इसके बाद जो इसमें तीसरे नंबर पर आता है प्रबल प्रकृति वो हमारा आता है कूलॉम बल। इसके बाद जो इससे भी कमजोर जो बल होता है वो हमारे पास आता है गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल, जिसमें हमने दो द्रव्यमान पिंडों को आड़ दूरी पर रखा था। इसके बाद जो सबसे दुर्बल प्रकृति का जो हमारे पास जो बल आता है वो हमारे पास आता है वान डेर वाल बल। तो इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा वाला यांत्रिकी वाला जो टॉपिक चल रहा था तो उसमें गति देखी थी। और जहां पर शुरू में हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था तो वहां पर हमारी सरल रेखीय गति चल रही थी, हम एक सरल रेखा में वहां पर गति कर रहे थे। तो आज हमारा गति में जो हम वृत्ताकार गति कर रहे हैं उसके बारे में देखते हैं कि यदि हम कोई गति को यदि वृत्तीय पथ पर या वृत्तीय आकार में कोई गति करते हैं तो उसे हम वृत्ताकार गति कहते हैं। जब भी यहाँ पर वृत्तीय शब्द आएगा तो हम किसी केंद्र या कोण पर घूमेंगे वहां पर। तो यहाँ पर देखिए कि वृत्ताकार गति में जैसे उदाहरण है इसमें कुछ, तो इससे पहले हम देखते हैं कि वृत्तीय पथ पर होने वाली गति को हम वृत्ताकार गति कहते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति हमारी कौन सी गति होती है, वृत्ताकार गति होती है। यह बहुत बार आपसे उदाहरण देके पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी गति होगी, वृत्ताकार होगी या सरल रेखीय होगी। तो यहाँ पर जो पृथ्वी की जो सूर्य के चारों ओर जो गति होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, वृत्ताकार गति होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ही कि उपग्रह की ग्रह के चारों ओर गति भी हमारे पास वृत्ताकार गति आती है। और जो इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर गति करता है तो वो वृत्ताकार पथ में गति करता है, इसलिए वो हमारे पास कौन सी गति हो गई, वृत्ताकार गति हो गई। इसके बाद इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि घड़ी की सुई की गति। घड़ी एक वृत्ताकार पथ पर घूमती है, 360 डिग्री के कोण पर वो घूमती है, तो वो भी हमारे पास कौन सी हो गई, वृत्ताकार गति हो चुकी है। तो आपको यदि ऑप्शन देके पूछ लिया जाए घड़ी की सुई में कौन सी गति होती है तो वहां पर आपको ऑप्शन लगाना है, वृत्ताकार गति होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है उसमें कौन सी गति होती है, तो उसमें वृत्ताकार गति होती है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट चलते हैं कि यदि ये वृत्ताकार गति करते हैं तो वो किसी चाप या कोण बनाएगी। तो हम देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ से चलना प्रारंभ किया है और वो थीटा कोण तक वो चल चुकी है, तो उसने कितने डिग्री का चाप काटा है। तो चूंकि हम जानते हैं केंद्र से और परिधि के मध्य की जो दूरी होती है वो हमारी त्रिज्या होती है। तो यदि हमारे पास कोण ज्ञात करना है तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या, कि उसने कितना चाप काटा है और उसकी त्रिज्या कितनी है, तो उससे हम कोण एंगल निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो थीटा है वो हमारे पास क्या है, कोण दिया हुआ है। इसके बाद हम इसमें ही नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि जब हम वृत्ताकार पथ पे घूमेंगे
तो वृत्तीय विस्थापन होगा या कोणीय विस्थापन होगा। तो उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप प्लीज ध्यान देके यहाँ पर देखें कि जो कोणीय विस्थापन होता है, हमने जो भौतिक राशि वाला जो टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने आपको मात्रक भी बताए थे कि जो एसआई पद्धति में दो संपूरक जो मात्रक होते हैं वो हमारे पास रेडियन और स्टेरेडियन था। यदि हमारे पास कोई समतल कोण होता है तो उसको हम रेडियन में मापते हैं। तो यदि हमारे पास यह समतल में ही तो बन रहा है, वृत्तीय पथ गति कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार की समतल गति हो रही है। तो यहाँ पर हम जब इसका जो कोणीय विस्थापन या कोण का मात्रक निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, रेडियन आता है। यह हमने पहले भी पढ़ लिया था जब हमारी जो भौतिक राशियों वाला जो पार्ट सेकंड में हमने देख लिया था। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट चलते हैं कि यदि कोई वृत्ताकार पथ पर हम जैसे यहाँ पर गति कर रहे हैं, तो यदि हमने जैसे अर्धवृत्त पर चल दिए हम, तो यहाँ से और यहाँ तक हमने गति कर ली है, तो ये अर्धवृत्त हमारे पास बन चुका है। तो यदि हम एक अर्धवृत्त पर चलते हैं तो हमारे पास जो रेडियन में इसका जो मान निकल के आता है वो हमारे पास कितना आता है, 180 डिग्री का हमारे पास क्या बनता है, यह कोण बनता है। और यदि हम किसी वृत्त के चारों ओर घूम लिए है, तो यदि ये हमारे पास कोई वृत्त है और इसके हमने चारों ओर चक्कर लगा दिया है, तो हमारे पास इसका जो रेडियन में जो मान निकल के आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 2 पाई रेडियन। क्योंकि हमारे पास यह कितने डिग्री का कोण बन चुका है, हमारे पास यहाँ पर इस बिंदु से लेकर ये पूरा बना है वो हमारे पास 360 डिग्री का यह बन चुका है। तो 360 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, रेडियन में 2 पाई रेडियन लिखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि एक क्वेश्चन के रूप में हमने यहाँ पर देखा है कि निम्न में कोणीय विस्थापन ज्ञात करो। तो निम्न में हम कोणीय विस्थापन ज्ञात करेंगे। हमसे पूछा गया है कि एक पूर्ण चक्र में हम कितना विस्थापन ज्ञात करते हैं रेडियन में। तो हम एक पूर्ण चक्कर में अभी हमने देखा था कि हमने 2 पाई रेडियन 360 डिग्री का कोण प्राप्त किया है, और रेडियन में पूछा जाए तो 2 पाई रेडियन हमने प्राप्त किया है। और यदि हमसे पूछा जाए कि अर्धचक्र, तो अर्धचक्र में हमने कितना किया है, पाई रेडियन या 180 डिग्री कोण हमने प्राप्त किया है। यदि आप सभी से पूछा जाए कि यदि 1/4 चक्र में कितने डिग्री या कितने रेडियन का हमारे पास कोण बनेगा, तो यह भी हम ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास इसका जो वृत्त है या वृत्ताकार पथ है, इसका 1/4 भाग हमारे पास कौन सा होगा, यह वाला भाग होगा। और हमें यहाँ पर जो थीटा का मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। 90 डिग्री को हम जैसे रेडियन में देखें तो इसको हम π/2 भी लिख सकते हैं। पाई का मान हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 90। तो हमने यहाँ पर जो 1/4 है वो हमारे पास कितना है, π/2। और यदि हमसे एक अर्धचक्र में पूछा जाए तो वो हमारे पास आया पाई, और यदि पूर्ण चक्र में पूछा जाए तो वो हमारे पास आया 2 पाई। हम इसी से ही कि 180 डिग्री बराबर हमारे पास कितना है, पाई रेडियन आया है। तो यदि हमें यहाँ से 1 डिग्री का यदि हमें मान निकालना है तो हम क्या कर देंगे, 1 π/180। तो हम यहाँ से डिग्री में यहाँ पर मान निकाल सकते हैं। 1 डिग्री बराबर हमारे पास होता है π/180 रेडियन। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि आवृत्ति क्या होती है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो जितने हम किसी वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वह उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। प्रति सेकंड चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। जैसे हम देखते हैं कि कोई पंखा है वो 1 मिनट में 1200 चक्कर लगा रहा है, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 मिनट में वो 1200 चक्कर लगा रहा है, तो हम उसको पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1200 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसके चक्रों की संख्या या आवृत्ति आ जाएगी। तो प्रति सेकंड चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है कि 1 सेकंड में वो कितने चक्कर लगा रहा है, तो वह उसकी क्या कहलाएगी, वो आवृत्ति कहलाती है। जो भी प्रति सेकंड, मिनट में नहीं, घंटों में नहीं। यदि हमें मिनट और घंटों में देके रखिए तो उसको पहले सेकंडों में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि आवर्ती आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। तो यहाँ पर आवर्ती आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है, तो F बराबर 1/T। यहाँ पर T हमें आवर्तकाल दिया हुआ है, आवर्तकाल। तो यदि हमें आवृत्ति मालूम है तो उसको हम व्युत्क्रम करके लिख देंगे, तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, आवर्तकाल आ जाएगा कि एक चक्र में वो कितना समय लग रहा है उसमें। तो इसके बाद हम इसमें आवृत्ति में देख लेते हैं कि इसकी मात्रा और इसकी बीमा क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, आवृत्ति जो है वो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। तो यहाँ से हम इसकी जो आवृत्ति का जो मात्रक है वो निकाल सकते हैं, सेकंड इनवर्स आएगा, क्योंकि टी नीचे है और टाइम को हम सेकंड, इसका जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। जब सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसका मात्रक आया है वो हमारे पास आया है सेकंड इनवर्स। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि इसकी जो बीमा क्या होगी। तो बीमा में हम क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं, द्रव्यमान लेते हैं और लंबाई, दूरी आदि लेते हैं। तो यहाँ पर हमें समय दिया हुआ है जबकि द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है और हमें दूरी नहीं दी हुई है। तो इसके बाद हम इसमें हमारे पास जो बीमा आएगी वो टाइम इनवर्स आ जाएगी। इसके बाद हम इसमें ये वृत्ताकार गति वाला हमारा टॉपिक चल रहा है, तो इसमें हम जैसे हमने जो सरल रेखीय वाला जो चल रहा था तो उसमें हमने वेग देखा था, त्वरण देखा था, आदि के बारे में हमने बातें की थी। तो इसके बाद हम इसमें भी कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन की दर होती है वो हमारे पास कोणीय वेग कहलाता है। यहाँ पर सिर्फ हमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे आपने सरल रेखीय वाले टॉपिक में देखा था कि उसमें हम क्या ले रहे थे, यदि हमारे पास वेग की परिभाषा देखते हैं तो उसमें विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर हमारे पास क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। तो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पर हमने कोणीय वेग लिया है। तो कोणीय वेग लेंगे तो यहाँ पर कोणीय विस्थापन लेना पड़ेगा। कोणीय विस्थापन में समय के साथ जो चेंज होता है उसे हम कोणीय वेग कहते हैं और कोणीय वेग को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारे पास साधारण या सरल रेखीय में जो वेग होता था वो हमारे पास क्या होता था, विस्थापन बटे समय होता था और विस्थापन बटे समय को हम वेग कहते हैं सरल रेखीय गति में। और कोणीय जो वेग होता है उसमें हम क्या ले रहे हैं, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर जो कोणीय विस्थापन ले रहे हैं और कोणीय विस्थापन में हम क्या लेते हैं, कोण लेते हैं, कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, कोणीय विस्थापन को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं और टाइम को हम समय से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने समय को टाइम लिख दिया है। तो हमारे पास जो इसका जो फॉर्मूला निकल के आया है वो ओमेगा वेक्टर बराबर थीटा अपॉन टी इसका फॉर्मूला निकल के आया है। यदि हमें कोणीय विस्थापन दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है तो हम कोणीय वेग इसका ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें कोणीय वेग का मात्रक देखते हैं कि कोणीय वेग का मात्रक कैसे निकल के आया हमारे पास। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो कोणीय विस्थापन होता है उसको हम एसआई पद्धति में क्या लेते हैं, रेडियन लेते हैं कोण को, और जो समय होता है उसको हम सेकंड लेते हैं। तो हमारे पास जो कोणीय वेग का जो मात्रक निकल के आया है वो रेडियन प्रति सेकंड हमारे पास इसका मात्रक निकल के आया है। यदि हमें कोणीय वेग ज्ञात करना है और यदि कोणीय विस्थापन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है तो हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें कुछ रिलेशन देखते हैं कि हमें यदि कोणीय वेग व आवृत्ति में रिलेशन पूछा जाए तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो कोणीय वेग होता है उसमें क्या लेते हैं, हम कोणीय विस्थापन बटे समय लेते हैं। और कोणीय विस्थापन को हम जैसे यदि हम किसी वृत्ताकार पथ पर चल रहे हैं तो वृत्ताकार पथ पर यदि हमने एक पूर्ण चक्र कर दिया है तो हमारे पास उसका जो विस्थापन आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 2π आएगा। तो हमने एक चक्कर में कोणीय विस्थापन का मान हमारे पास 2π आएगा और एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय, यदि हम एक चक्कर को पूरा कर रहे हैं तो उसमें हमें टी आवर्तकाल लगेगा। तो हमने यहाँ पर देखिए कि एक चक्कर को पूरा करने में कोणीय विस्थापन, अभी हमने देखा था कि एक चक्कर को पूरा करने में हमारे पास जो कोणीय विस्थापन आ रहा था वो हमारे पास 2π आ रहा था। तो ओमेगा बराबर 2π अपॉन टी।
यह हमारे पास क्या आ चुका है, रिलेशन आ चुका है। अब हम देखते हैं कि 1/t क्या होता है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है। तो हमने देखिए यहाँ पर ओमेगा वाला 2π/t, 2π को हमने अलग रख दिया है और मल्टीपल में 1/t को हमने यहाँ पर अलग रख दिया है। चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास 1/t फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमने 2πf, तो हमारे पास जो कोणीय वेग है और वह आवृत्ति है उसमें हमारे पास क्या आ चुका है, रिलेशन आ चुका है, ओमेगा बराबर 2πf। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट चलते हैं कि कोणीय त्वरण क्या होता है। तो कोणीय त्वरण को हम एल्फा से प्रदर्शित करते हैं, एल्फा वेक्टर से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने सरल रेखीय गति में देखा था कि हमारे पास जो कोणीय त्वरण होता है वो हमारे पास क्या होता है। तो त्वरण में हमने देखा था कि जो हमारे पास वेग में जो समय के साथ जो परिवर्तन की दर थी वो हमारे पास क्या कहला रही थी, त्वरण कहला रही थी। तो इसी में ही हमारे पास जो कोण लग रहा है, विस्थापन कर रहे हैं कोणीय रूप में, तो इसमें देखते हैं कि कोणीय त्वरण को एल्फा से व्यक्त किया जाता है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ कोणीय वेग जो हमारे पास जो ओमेगा आ रहा था उसमें समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कोणीय त्वरण आया है वह कोणीय वेग बटे कोणीय समय आया है हमारे पास निकल के। तो यह इसका क्या हो चुका, हमारे पास फॉर्मूला हो चुका है। यहाँ पर हमने कोणीय वेग को, चूंकि हम जानते हैं कोणीय वेग ओमेगा होता है, ओमेगा में जब हम परिवर्तन कर रहे हैं तो d/dt, यह हमारे पास इसका मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला आ चुका है। यदि हमें ओमेगा के रूप में कुछ वैल्यू दी हुई है तो हम उसमें चेंज कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका अवकलन करके कोणीय त्वरण निकाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट, इसका जो मात्रक है वो हमारे पास कैसे निकल के आया है। तो चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो कोणीय वेग का जो मात्रक होता है वो हमारे पास क्या आता है, रेडियन प्रति सेकंड आता है। और यहाँ पर हमें कोणीय समय और दिया हुआ है, तो कोणीय समय को हम सेकंडों में लेते हैं, तो हमारे पास जो इसका मात्रा निकल के आया है वो रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर हमारे पास निकल के आया है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप सभी को हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यदि आप सभी को इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।